सरकार बनेगी तो मैं 25-25 लाख रुपया भी दूंगा। तो सबके पास तो लिस्ट है ही, ये एक बात है। इसके अलावा मैं जो थोड़ा सा जोड़ना ही चाह रहा था कि जो अभी जो हमारे लिए एक मुख्य कंसर्न का मसला है वो फर्जी मुकदमे का मसला है। 285 एफआईआर हैं, 48,000 किसानों के ऊपर मुकदमे हैं। और मतलब हमारे जो साथी हैं जैसे तेजिंदर सिंह विर्क जैसे साथी जिनको कि कुचलने का काम मतलब कोशिश की गई थी, वो जो आशीष मिश्रा के द्वारा जो पूरा दृश्य पूरी दुनिया ने देखा, उनके ऊपर 307 लगाई हुई है। मतलब उनको भी जो है हो सकता है कि और इन्वेस्टिगेशन करें, 307 को 302 में शामिल कर दें। मतलब ये है कि उसको मंत्री के लड़के को सजा होगी या नहीं होगी ये मालूम नहीं है, लेकिन जिन किसानों को फंसाया गया है उनमें से हमारे भी 2 साथी जो है वो जेल के अंदर भी हैं। तो मेरा कहना ये है, इसी तरीके से टिकरी बॉर्डर के ऊपर एक आत्मदाह किसी ने किया था, है ना, और उसको बचाने के लिए जो 2 किसान गए थे वो अभी जेल के अंदर हैं। ऐसे बहुत सारे जो है ऐसी घटनाएं हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि आंदोलन का, क्योंकि हमारा एक संयुक्त किसान मोर्चे का बैनर है और हम जो भी संगठन के या जो भी प्लेटफॉर्म के नेतृत्व में जो भी लोग आते हैं उनकी पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी वो संगठन या मोर्चा लेता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये जो फर्जी मुकदमे लगे हैं या जो हमारे साथी शहीद हुए हैं उनके पुनर्वास की बात हम करें, जिनके ऊपर मंत्री जो जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगे हैं उनके मुकदमों की वापसी की बात हम करें। तो ये बात हम लोग कर रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा में। केवल ऐड करना चाह रहा था कि क्योंकि वो बात आई नहीं है। और स्मारक की भी आपको याद होगा, आपके यहाँ पर मैंने बताया था कि हमने मिट्टी सत्याग्रह यात्रा निकाली थी एक, और उसमें हम लोगों ने सभी बॉर्डर्स के ऊपर एक एक उस समय जो शहीद हुए थे उनका एक छोटा सा एक स्मारक टाइप का तो नहीं, एक वो ये बनाया था, प्रतीक चिन्ह वहां पे लगाया था। तो अब एक स्थायी जो है वो हम चाहते हैं कि एक स्मारक बने, सिंगू बॉर्डर पे बने, गाजीपुर बॉर्डर पे बने, सभी बॉर्डर्स के ऊपर वो बनना चाहिए। तो वो भी एक ऐसा सवाल जिस सवाल को सरकार को हल करना चाहिए। सवाल को हल करना चाहिए, लेकिन सवाल सरकार की नीयत पर ही सवाल है। और इसलिए क्योंकि चाहे किसानों का मसला हो, देश का मसला हो, राजनीति का मसला हो, हर जगह कहीं ना कहीं सरकार उलझी हुई है या उलझा रही है, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ विपक्षी दल जो हैं वो भी कैसे उस जाल में फंसते जा रहे हैं कह सकते हैं, उसका नमूना भी सामने धीरे धीरे आ रहा है। आने वाले समय में 2024 आते आते, 2022 की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, 2024 आते आते शायद ये मामला जो है और सामने आए। और एक जो जहां से थोड़ी सी शुरुआत होती है वो समझने की हम कोशिश करेंगे। पिछले दिनों लगातार हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी जो हैं वो बहुत एक्टिव हो गई हैं। जैसे ही उन्होंने बहुत ही तगड़ी जीत हासिल की पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने, उसके बाद से ममता बनर्जी धीरे धीरे देश में घूम रही हैं और अपने दल को आगे बढ़ा रही हैं। बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़ाइए, लेकिन साथ साथ विपक्षी एकता को मजबूत करने की बात तो करती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को किनारे रख रही हैं। अभी तक तो कांग्रेस की बात हो रही थी, लेकिन पिछले दिनों प्रशांत किशोर का जो एक बयान आया जिसमें यह था कि बीजेपी इतनी मजबूत है कि अगले 20-30 साल तक, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि 30 साल तक का उन्होंने कहा था कि बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। और इस बयान के बाद से ममता बनर्जी की भी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बदली हुई नजर आ रही है। क्यों बदली हुई नजर आ रही है ये समझेंगे। अभी ममता बनर्जी पहुंची हुई हैं महाराष्ट्र में उन्होंने मुलाकात की शरद पवार से, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करने की योजना थी। तो आखिर ममता बनर्जी दिल्ली आई, लेकिन कांग्रेस से उनकी मुलाकात, कांग्रेस की जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनसे मुलाकात नहीं की इस बार। राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर हमलावर रही हैं अभी पिछले दिनों। आज यूपीए की बात वो कर रही थी कि यूपीए एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, और विपक्षी एकता की भी बात कर रही हैं। क्या ममता बनर्जी उसी राह पर चल रही हैं जिस राह पर पिछले 5 साल से मायावती को हमने चलते हुए देखा है? यह भी एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल के साथ में फिर सवाल उठता है सरकार की नीयत पर। तो आइए सबसे पहले ममता बनर्जी ने आज क्या कुछ कहा प्रेस से मुखातिब होते हुए वो सुन लेते हैं, और फिर एक बार फिर से चलेंगे। डॉक्टर सुनीलम आपके पास आऊंगा, फिर अपने तमाम साथियों के पास, और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक नए जाल को बुनने की कोशिश हो रही है और यहां पर एक तरफा राजनीति करने की जुगत में मोदी सरकार दिखाई दे रही है। आइए जरा दिखाइए कि क्या कुछ कह रही है ममता बनर्जी।
शाहरुख जी ने हमने शाहरुख जी का साथ मीट करने के लिए और उद्धव का साथ मीट करने के लिए मैंने महाराष्ट्र में आए थे। मैं उद्धव का तबीयत ठीक नहीं है, इसी के लिए मीट तो नहीं कर पाया, लेकिन आई प्रे टू गॉड ही शुड रिकवर स्पीडी रिकवरी। उन्होंने उनका पार्टी का संजय राउत को और आदित्य ठाकरे को मेरे को होटल में भेजा। वो लोगों ने बातचीत किया। मेरे को मन था कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। इसी के लिए शाहरुख जी इज द सीनियर मोस्ट लीडर। बहुत दिन से हम शाहरुख जी का साथ में काम किया है, इसी के लिए मैं शाहरुख जी को साथ पॉलिटिकल कार्टिसी और डिस्कशन करने के लिए आई हुई है। शाहरुख जी ने जो बात कहा है हम सहमत हूँ। शरद जी सबसे सीनियर नेता है, शरद जी यूपीए के सबसे अलग रख के हो सकता है क्या? कांग्रेस को अलग रख के हो सकता है क्या देश भर? देखो शाहरुख जी क्या बोला, एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के। शरद जी सबसे सीनियर नेता है यूपीए के, आपको लगता है कि शरद जी को आप यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? क्लियर करेगा बैठ के। डॉक्टर सुनील, हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे आप। यूपीए क्या, यूपीए है ही नहीं। शरद पवार को, आपको लगता है क्या कि शरद पवार को यूपीए का चेयरमैन बनाना चाहिए? तो इस पर जवाब था ममता बनर्जी का। लेकिन एक बात और कह रही हैं कि जो लड़ते नहीं हैं तो क्या उनसे उम्मीद करें। ये इशारा किस ओर है? और ये जो पूरी की पूरी, क्योंकि किसान आंदोलन, बहुत सारी बातें, रूटीन की चीजें, उन सब में उलझे हुए हम सब हैं, लेकिन एक पैरेलल कुछ और राजनीति चल रही है इस देश में। शायद राजनीति को आप बहुत नजदीक से देखे हैं, बहुत नजदीक से जानते हैं, जरा समझाइए कि आखिर ये कौन सी राजनीति चल रही है। समझाने की स्थिति में तो मैं नहीं हूं, लेकिन जो मैं समझा हूं वो मैं जरूर आपके साथ में साझा कर सकता हूं। एक बात ये कि ममता जी जो कह रही हैं कि यूपीए कहाँ है, उसका मतलब ये है कि यूपीए को जिस तरीके की भूमिका लेनी चाहिए थी पूरे अपोजिशन के तौर पर, पार्लियामेंट के अंदर हमने देखी कि एक तरीके से अपोजिशन को यूनाइट करके रखने में और सब साथ कर उन्होंने काम किया है। लेकिन सड़कों के ऊपर संघर्ष में तो जिस तरीके से ये संयुक्त किसान मोर्चा दिखलाई पड़ा, उस तरीके से यूपीए की कितनी रैलियां आपने देखी। अगर हम वहां पंचायत अपनी कर सकते हैं 10-15 लाख की, तो मैं ये मानता हूं कि यूपीए तो जो है उसको तो हम अगर एक करें तो वो 50 कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन भी है और आफ्टर ऑल वो लोग वोट पाते हैं, उनके पास अपने कार्यकर्ता भी हैं। लेकिन वैसा हम लोगों ने नहीं देखा है। तो और अपना ममता जी का अपना स्टाइल है वो बोलने का, हिंदी भाषी तो नहीं है, तो वो तो मतलब बांग्ला के अंदर तो एक एक्यूरेट शब्द जो है वो बोलने की अपेक्षा उनसे कर सकते हैं, लेकिन हिंदी के अंदर उनका जो भाव मुझे समझ में आया, क्योंकि यूपीए ऐसे एंटिटी तो कोई उसको जो है नकार नहीं सकता, लेकिन वो कितना प्रैक्टिकली जमीन पर काम कर रहा है वो एक तरीके से एक सबक देने की बात भी है कि भाई अगर आप यूपीए बना करके चलाना चाहते हो तो कुछ आप काम करके आप आगे बढ़ो। दूसरी बात, मैं आपने जो पार्टी वाली बात कही थी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कौन सी पार्टी ऐसी नहीं है जो कि रीजनल लेवल के ऊपर एक सबसे ज्यादा ताकत रखती हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो बीएसपी हो, यहाँ तक कि जो पहले अपना तेलुगु देशम जो पार्टी थी, तमाम सारी पार्टियां ऐसी हुई हैं जो जिनकी ताकत एक राज्य में बहुत ज्यादा है, लेकिन वो पूरे देश के अंदर पांव पसारने की उनकी कोशिश होती रही है। और क्यों नहीं होनी चाहिए? किसी के पास ठेका है क्या कि वही रहेगी एक पार्टी? और अगर ऐसा होता तो फिर ये जो 3 सांसद वाली पार्टी है ये पूरे देश के अंदर कैसे पार्टी बन जाती? तो ये तो प्रयास सब लोग कर सकते हैं, उनका ये बुनियादी अधिकार भी है और उनका एक राजनीतिक कर्तव्य भी है। तो मेरे को जो है ये देखना कि जिसने जो आज भी बार बार बोल रही हैं कि फासिस्ट राज है, और ये भी बात एक प्रामाणिक तौर पर उन्होंने साबित करने का काम किया है
कि उन्होंने ही जिसे कहते हैं धूल चटाने का काम किया है। कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है या किसी दूसरे ने धूल चटाने का काम नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी का जो मूल आधार था, जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी चलती थी, वो तो यूपी और बिहार था। और यूपी और बिहार जो है कैसे चला गया, जो है वो बीजेपी के हाथ के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे जो कारण रहे, मैं उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं समझता। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस के लोग टीएमसी के अंदर जा रहे हैं तो क्या ममता बनर्जी को मना कर देना चाहिए? आपके यहाँ पर जो है मतलब आप अगर हमारे यहाँ पर, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, तो मध्य प्रदेश के अंदर लोगों ने तो कांग्रेस की सरकार चुन के दे दी। अब आप अपनी सरकार नहीं चुना पाए, आप जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को साथ नहीं रख पाए, और अगर उनको तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ले गई तो जनता का भी क्या दोष है? तो ये तो किसका दोष आएगा? ये तो कांग्रेस पार्टी के हाई कमांड की ही जिम्मेदारी आप मानी जाएगी। एक स्टेबल गवर्नमेंट राजस्थान के अंदर चल रही है, उसके अंदर भी आपके अंदर जो है आपस के अंदर जूतम बाजार चलती रहती है। आप पंजाब के अंदर जो आपका मतलब बढ़िया आपका सरकार एक अमरिंदर सिंह की काम कर रही थी, उसको किसने डिस्टर्ब किया? खुद कांग्रेस पार्टी ने डिस्टर्ब किया। फिर उसके बाद में आप चेन्नई काम कर रहे हैं तो उनको कौन डिस्टर्ब कर रहा है? खुद आपकी पार्टी डिस्टर्ब कर रही है। तो आप तो खुद ही सेल्फ गोल मारने के अंदर लगे हुए हैं। तो अब अगर कोई दूसरा कह दे तो आपको बुरा लग जाता है, और जबकि आप खुद अपने घर को, जिसे कहते हैं कि आप सुधारने को तैयार नहीं हैं। तो ये मामला कांग्रेस पार्टी को खुद ही इस तरीके से सेटल करना चाहिए डेमोक्रेटिकली अपने पार्टी के भीतर, और उसको एक अल्टरनेटिव जो है, मुझे लगता है कि जो अल्टरनेटिव की बात ममता जी कर रही हैं, तो अल्टरनेटिव पॉलिसीज की बात होगी। मैं ये भी आपको बता दूं कि लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि ये चेहरे की जगह पर वो चेहरा होना चाहिए। लोगों का इंटरेस्ट इस बात के अंदर है कि आपके पास में क्या अल्टरनेटिव पॉलिसीज हैं। तो अभी तो स्थिति ये है कि जो पॉलिसीज नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, वो तो वही एलपीजी की पॉलिसी हैं जो मनमोहन सिंह जी लेकर के आए थे। उसको सुपरफास्ट स्पीड में और शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड में, और मतलब क्या वो तेजस चलती है उसकी स्पीड के अंदर वो चलाने का काम कर रहे हैं। तो अब आप अगर अल्टरनेटिव देंगे देश के सामने, तो अल्टरनेटिव, हम लोग तो एक अभियान चला रहे हैं, संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान हम चला रहे हैं पूरे देश में। हम लोगों ने मिलकर के जो है दिल्ली के अंदर कई मीटिंग करके हम लोगों ने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है। हमारा कहना है कि ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर सब पार्टियों को इकट्ठा होने का काम करना चाहिए। तो भाई ऐसी कोई बात तो हो, क्यों नहीं ऐसा कांग्रेस पार्टी या यूपीए जो है, वो यूपीए अगर मान लो ममता बनर्जी उसके अंदर नहीं है, तो वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अपना जारी करे, जिसके अंदर वो अल्टरनेटिव, जो इस समय वर्तमान सरकार है मोदी की या संघ की सरकार जो है, उसका एक अल्टरनेटिव दे। और फिर उनसे पूछे ममता बनर्जी से कि भाई आप इसके अंदर साथ दोगी या आप नहीं दोगी, आपका कौन सा अल्टरनेटिव प्लान है। देश के सामने दोनों का अल्टरनेटिव प्लान आ जाए कि भाई, तो हम जो है जनता ये तय करेगी कि किसका अल्टरनेटिव प्लान वास्तव में अल्टरनेटिव है या केवल चेहरा बदलने की बात है। तो ये सवाल है। तो मुझे लगता है कि ये इसको बात को केवल ये कि उसको एक आरोपित कर दिया जाए ममता बनर्जी को, और एक जिसने मतलब एक इतनी बड़ी पछाड़ लगाने का काम किया है, उसको आरोपित कर दिया जाए, और वो भी इतना घटिया आरोप कि वो जो है सरकार के हाथों में खेल रही हैं। मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये न्यायपूर्ण नहीं है, और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। और